हमने पहले दिन से जो नौजवान युवा बेरोजगार भाई हैं उनके लिए पहले दिन जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया अपने सभी सहयोगियों के साथ, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने फैसला किया है कि 24,000 के लगभग जो सरकारी नौकरियों में हमारी रिक्तियां हैं, जो पद भरे जाने हैं, जो नौकरियां भरी जानी है, उनकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। और सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमने कहा कि सरकारी नौकरियां हजारों में है, लेकिन हमारे पास जो बेरोजगार नौजवान भाइयों की जो फौज है वो हमारी लाखों में है। तो उसके लिए हम स्वरोजगार की योजना ला रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना ला रहे हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना ला रहे हैं, शिक्षा विभाग की ला रहे हैं, उद्योग विभाग की ला रहे हैं, विभिन्न विभागों में ग्राम्य विकास विभाग की ला रहे हैं। सभी नौजवान भाई बहन जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, जो विभिन्न विभागों के माध्यम से जिन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, पहले के समय में यह होता था कि वो नौकरी का अपने रोजगार के लिए लोन लेने के लिए वो अपना फार्म जमा करते थे और फार्म जमा करके इधर उधर घूमते रहते थे। कहीं पर कोई आपत्ति लग जा रही है, हजारों लाखों की संख्या में फार्म जमा होते थे और सैकड़ों की संख्या में उनको स्वीकृति मिलती थी, मंजूर होते थे, हजारों की संख्या में जमा होते थे, लाखों की संख्या में। हमने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब जितने फार्म जमा होंगे, जितने लोग लोन लेना चाहेंगे, ऋण लेना चाहेंगे, अपना रोजगार करना चाहेंगे, वो फार्म एक जगह पर भरे जाएंगे, उसके कैंप लगाए जाएंगे और कैंप लगाकर उन फार्मों की जहां जमा होने का स्थान होगा वहीं पर उनकी जांच का भी स्थान होगा। अगर कोई कमी होगी तो उस कमी को वहीं पर पूरा किया जाएगा और बैंक के लोग भी वहीं पर होंगे। हम बैंक के लोगों से भी अनुरोध किया है कि बैंक के लोग भी वहीं पर रहेंगे। इस प्रकार से हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक हमारा ये प्रशासन पहुंचना चाहिए। हमारे नौजवान युवा भाई जो सरकारी नौकरियों में आईएएस की परीक्षा देंगे, पीसीएस की परीक्षा देंगे, लोक सेवा आयोग की परीक्षा देंगे या फौज में जाने वाले एनडीए या सीडीएस की परीक्षा देंगे, उन परीक्षाओं के प्री एग्जाम में वो पास हो जाएंगे तो उनकी तैयारी करने के लिए जिनके पास व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि जिनके घर के माँ बाप उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आर्थिक आधार पर जिनकी स्थिति कमजोर होगी, उनको 50,000 रुपए सहायता के रूप में हम देंगे। इसी तरीके से ये पिछला पूरा साल, इससे पहले वाला साल, ये साल पूरा कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया और कोरोना महामारी में बहुत सारे एग्जाम भी नहीं हो पाए। सरकारी नौकरियों के बहुत सारे जो परीक्षाएं होनी थी वो परीक्षाएं नहीं हो पाई। तो हमने कहा है कि हम उनका एक साल बेकार नहीं होने देंगे। हम लोगों ने तय किया है, हमारे सब सहयोगियों ने तय किया है, सरकार ने तय किया है कि हम एक साल सरकारी नौकरियों में आयु सीमा हमने बढ़ा दी है। एक साल आयु सीमा में हमने परिवर्तन किया है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, ये किनका काम है ये आप जानते हैं। हम लोगों का काम है कि ज्यादा बोलना नहीं है, काम करना है। जैसे आज ये महाविद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हरिद्वार के अंदर चारों तरफ से रिंग रोड बन रही है, यहाँ से दिल्ली जाने वाले बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। पहले की सरकारों में शिलान्यास तो होते थे लेकिन उनके लोकार्पण नहीं होते थे। अब जो हमने कहा है और जो हमने एक ध्येय वाक्य के रूप में जिसको अंगीकार किया है, स्वीकार किया है कि हम जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। देखिए, पहले की सरकारों में जो 2017 से 2012 के बीच में रही, आपने देखा होगा उस सरकार में कितना भ्रष्टाचार होता था, कितनी झूठी घोषणाएं होती थी। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको। देखिए, हम आश्वासन देने पर और घोषणाएं करने पर विश्वास नहीं करते।
यह आश्वासन और घोषणाओं का भी ऐसा होता है कि एक बार एक गरीब व्यक्ति कई सालों से सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात सब सहन कर रहा था। एक छोटी सी मैं दो पंक्ति आपको, हालांकि ये समय ऐसा है कि आपको आप सब समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आश्वासन क्या होता है और झूठे आश्वासन क्या होते हैं। कि उसको बहुत सर्दी लग रही थी और कई सालों से मैं सर्दी में रहता था। इसी बीच क्या हुआ, एक दिन कोई अच्छे से कपड़े पहन के एक व्यक्ति आए उनके पास और बोले कि मैं आपको कल कंबल दे दूंगा, कल सर्दी के लिए आपके लिए मैं बढ़िया सा कंबल लेकर आऊंगा। और जब जो व्यक्ति 2 साल से बिना कंबल के रह रहा है और उसको कंबल दिखने की जब आस हो गई, उसके मन में विश्वास जग गया कि मुझे कंबल मिलने वाला है, कंबल मिलने वाला है। और जब एक दिन बीत गया और वो कंबल नहीं मिला, तो जानते हैं क्या हुआ? जो व्यक्ति 2 साल तक बिना कंबल के रह रहा था, उसकी एक दिन में भी जान निकल गई। वो अलविदा कह गया, वो दुनिया से चला गया। तो इस प्रकार का काम हम नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा है पहले दिन से हम सरकार पारदर्शिता के आधार पर चलाएंगे। मैंने जिस दिन से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, मैंने सभी अपने अधिकारी गणों से भी मैंने कहा मैं मुख्य सेवक हूं, आप सब सेवक हैं। आपको किसी जो नौकरी मिली है, उस नौकरी को मैं नौकरी नहीं कहता, उसको सेवा का नाम दिया जाता है। क्यों डीएम साहब? सेवा है ना आप लोगों की, सेवा है। हमारे एसएसपी साहब खड़े हैं, हमारे डीएम साहब खड़े हैं, उनके सहयोगीगण खड़े हैं, तो इनका भी सेवा कहा जाता है उसको। क्यों चैंपियन साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे, तो सेवा करनी है। तो मैंने कहा भाई पहले चाहे जो होता होगा मैं नहीं जानता हूं। लोग कहते हैं कि वो विधायक मुख्यमंत्री जी के खास हैं, वो विधायक मुख्यमंत्री जी के खास हैं, वो अधिकारी उनके नजदीक हैं। हमने कहा मेरे नजदीक वही होगा जो जनता के सबसे ज्यादा नजदीक होगा। जो जनता के सबसे ज्यादा नजदीक होगा वो मेरे नजदीक होगा। हमने कहा अब ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह सुनवाई होगी। और इसके लिए हमने कहा है कि मैं और हमारे सभी सहयोगी लोग हम नो पेंडेंसी के आधार पर सरकार चलाएंगे। नो पेंडेंसी यानी कि कोई भी पेंडेंसी नहीं रहेगी, यानी कोई कागज किसी भी कार्यालय पर नहीं पड़ा रहेगा। कोई समस्या आई है तो उस समस्या का निदान होगा, उस समस्या का समाधान होगा। अगर नहीं हो सकता होगा तो उसको भी बताया जाएगा। और हमने नया काम एक और किया, आपको बताएं कि आप सब लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हम जल्दी से रोस्टर बनाकर, शायद यहां का भी रोस्टर बन गया होगा, बना दिया ना, पहले और तीसरे मंगल को तहसील दिवस लगाए जाएंगे और तहसील दिवसों पर आपकी सुनवाई होगी। और इसी के साथ साथ एक और हमने काम किया है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जिस दिन भी कार्य दिवस होगा, प्रत्येक कार्य दिवस पर सभी अधिकारीगण हमारी जनता की समस्याओं का उनको सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। क्योंकि हमने एक व्यवस्था बनाई है, हमने ये व्यवस्था बनाई है कि जिन भाई बहनों की जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जिनकी बात कोई पहुंचाने वाला नहीं है, सरकार उनकी बात सुनने के लिए उनके पास आएगी। यानी कि सरकार आपके द्वार पहुंचेगी। कोरोना वैक्सीन की बात करूं आपसे, जब कोरोना वैक्सीन आई थी तो कोरोना वैक्सीन जब आई तो बहुत सारे नेतागण
वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ये कोरोना की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा, जो टेलीविजन देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे। क्यों भाई विक्रम, क्या कह रहे थे? बोल डॉक्टर देवेंद्र जी, बोलिए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही इधर तक। इधर से बोलो, आप बोलो तो। नहीं लगवाई जाएगी। आप लोग, हाँ, ये कह रहे थे, कोई कह रहा था भाजपा का टीका है, कोई कह रहा था मोदी जी का टीका है। बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? आप लोग बोलिए ना। और बाद में आपने देखा होगा, वो सारे के सारे टीका लगाने के लिए लाइन में खड़े थे और फोटो भी छपवा रहे थे अपना। और जब वैक्सीन की कमी हो गई, यानी कि एकदम से कोरोना की दूसरी लहर आई, तो तब कहने लगे कि कोरोना की अब वैक्सीन नहीं मिल रही है और मोदी जी को कोसने लगे। मैं ऐसे लोगों को पापी मानता हूं जिन्होंने हमारे देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया, देश की भोली भाली जनता के साथ छल किया। ऐसे बहुत सारे भाई बहन जिनको वैक्सीन लग सकती थी, उनको उन्होंने वैक्सीन नहीं लगने दी, और वैक्सीन नहीं लगने के कारण कोरोना की जो दूसरी लहर आई, वो सारे के सारे हमारे बीच में से चले गए। उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा केवल इसलिए कि उनको वैक्सीन नहीं लग पाई।